भारत, जो कभी विकासशील देशों की लिस्ट में केवल एक नाम माना जाता था, आज दुनिया के सामने एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है। जब भारत ने 2024 की अंतिम तिमाही में 8.4% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और तमाम ग्लोबल इकोनॉमिक ऑब्जर्वर इस आंकड़े को देखकर चौंक गए। ये ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि भारत अब आर्थिक मोर्चे पर गंभीरता से लिया जाने वाला देश बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ स्थायी है? क्या भारत आने वाले वर्षों में चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों को चुनौती देने की स्थिति में है? क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या वास्तव में ज़मीनी बदलाव हो रहे हैं? इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ भारत की आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों को पेश करना नहीं है, बल्कि इस ग्रोथ के पीछे के कारणों, सरकार की रणनीतियों, युवाओं की भागीदारी, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती अहमियत को समझना है। हमें ये समझना होगा कि जीडीपी सिर्फ एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं, बल्कि एक देश की आर्थिक गतिविधियों की व्यापक तस्वीर होती है। यह दर्शाती है कि देश में उत्पादन, सेवाएं, आय और खर्च का स्तर कैसा है। और अगर भारत वाकई 8% से ऊपर की दर से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि देश के अंदर एक बड़ी आर्थिक गतिविधि हो रही है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। 2020 के बाद कोविड महामारी ने जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था, वहीं भारत ने उस संकट से न सिर्फ बाहर निकलने की कोशिश की, बल्कि एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रहा, बल्कि उसकी नीति और योजनाओं में गहराई दिखाई दी। चाहे वो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं हों, पीएलआई स्कीम्स या फिर डिजिटल इंडिया जैसी पहल, इन सभी ने भारत को एक नई आर्थिक दिशा दी है। भारत सरकार ने जीएसटी को लागू कर पूरे देश को एक कॉमन मार्केट में बदला, जिससे व्यापार करना आसान हुआ। इन सुधारों ने देश के बिजनेस एनवायरनमेंट को सरल और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आम आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है और इससे आर्थिक गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। यही वो वजह है जो भारत की जीडीपी को नीचे से ऊपर तक मजबूती दे रही है। भारत की जनसंख्या भी इस समय एक बड़ा आर्थिक पूंजी बन चुकी है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, जो न केवल काम करने को तैयार है, बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में नए आयाम जोड़ रही है। स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने हजारों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। 2025 तक भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 120 के पार पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि यहां का युवा वर्ग केवल नौकरी ढूंढ नहीं रहा, बल्कि नौकरियां पैदा कर रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने पूछा था, क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ वाकई दुनिया को चौंका सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसका आकलन केवल एक या दो तिमाही की रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें इस ग्रोथ की बुनियाद, उसकी गहराई और उसके दीर्घकालिक प्रभाव को समझना होगा। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली है, उसका आधार केवल सरकार की योजनाएं या आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वे क्षेत्र हैं जिन्होंने जमीन पर काम करके भारत की आर्थिक गति को तेज किया। सबसे पहले बात करें सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की, तो यह भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला सेक्टर बन चुका है। आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा,
हेल्थ केयर और रिटेल जैसे सबसेक्टर्स ने सेवा क्षेत्र को नई ऊंचाई दी है। भारत की आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक पहचान रखती हैं। 2025 में भारत का डिजिटल एक्सपोर्ट लगभग $250 अरब के पार पहुंच चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड सेवाओं का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब से मेक इन इंडिया की पहल शुरू हुई है, तब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश आया। 2025 तक भारत स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां अब चीन से निकलकर भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित कर रही हैं, जो देश की वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी को और बढ़ा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि और एग्रो बिजनेस। हालांकि कृषि का सीधा योगदान जीडीपी में थोड़ा कम होता है, लेकिन इससे जुड़ा विशाल जनसमूह देश की आर्थिक नींव है। 2025 तक भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और अब जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रोटेक की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स जैसे देहात निंजाकार्ट किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं और उनकी आय को बढ़ा रहे हैं। एमएसपी, डिजिटल मंडी और इनाम जैसे प्रयासों ने बाजार और कीमतों में पारदर्शिता लाई है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीडीपी का मजबूत स्तंभ बन चुका है। सरकार की गतिक्रांति योजना के तहत देश भर में एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। मेट्रो रेल, सेमी हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक्स हब्स ने न सिर्फ रोजगार बढ़ाए बल्कि निवेशकों को आकर्षित किया है। इन सभी विकास परियोजनाओं ने देश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दी है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। 2025 में भारत के शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की मांग और तेजी से हो रहे विकास ने इस क्षेत्र में बूम पैदा किया है। नई परियोजनाओं, भवन निर्माण और शहरीकरण ने बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा की हैं और इससे संबंधित उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील, टाइल्स आदि को गति दी है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी अब तेजी से उभर रहा है। पोस्ट कोविड पीरियड के बाद 2023 से 2025 के बीच भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। साथ ही 2025 में ग्रीन एनर्जी सेक्टर एक नया चमकता सितारा बनकर उभरा है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अब टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़े निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन की पहल और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तेजी से बढ़ते प्रोडक्शन ने इस सेक्टर को भविष्य का इंजन बना दिया है। इन सभी सेक्टरों की साझेदारी से ही भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से अधिक बनी। भारत की आर्थिक प्रगति की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। 2025 में भारत की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है और देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। इतनी बड़ी युवा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकती है, अगर उन्हें सही दिशा, संसाधन और अवसर मिलें। सौभाग्य से भारत ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। युवा अब केवल सरकारी नौकरी या पारंपरिक करियर की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि खुद के विचारों और आइडियाज पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और यही स्टार्टअप भारत को एक नया आर्थिक चेहरा दे रहे हैं। 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया योजना ने एक नई क्रांति की शुरुआत की थी।
आज 2025 में भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिनमें से 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होती है। ज़ोमैटो, स्विगी, बिजूस, पेटीएम, ज़ीरोधा, ग्रो, मीशो और CRED जैसे प्लेटफॉर्म्स केवल कंपनियां नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की सोच के प्रतीक हैं। ये स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और यूजर सेंट्रिक अप्रोच के जरिए पारंपरिक उद्योगों को चुनौती दे रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। युवा उद्यमी केवल मुनाफे के लिए स्टार्टअप नहीं बना रहे, बल्कि वे असली समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, हर क्षेत्र में युवा टेक्नोक्रेट्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं। देहात जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों को बाजार और सलाह से जोड़ रहे हैं। प्रिस्टिन केयर, 1 मिलीग्राम और फार्मीजी जैसे हेल्थटेक स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रहे हैं। भारत का युवा वर्ग आज नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन चुका है। स्टार्टअप्स ने लाखों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। केवल टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, फील्ड वर्कर, डिलीवरी एजेंट, हेल्थ केयर वर्कर और बहुत से प्रोफेशंस को भी इससे अवसर मिला है। और यह सब कुछ संभव हुआ है युवाओं की उद्यमिता और डिजिटल स्किल्स की बदौलत। भारत सरकार भी इस दिशा में सक्रिय है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं युवाओं को जरूरी डिजिटल स्किल्स, ट्रेनिंग और मंच प्रदान कर रही हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, एंजल इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप फंड्स के जरिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा अब निवेशकों का भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स जैसे सेक्वोया, टाइगर ग्लोबल, एक्सेल पार्टनर्स और सॉफ्टबैंक ने भारतीय स्टार्टअप्स में भारी निवेश किया है। भारत की बड़ी आबादी, विविधता और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच ने स्टार्टअप्स को अनोखा टेस्टिंग ग्राउंड भी दिया है। यहां कोई भी इनोवेशन तुरंत लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, जिससे उसका असर और स्केल दोनों जल्दी बढ़ते हैं। यही कारण है कि भारत का स्टार्टअप मॉडल आज अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन चुका है। AI, वेब 3 और ग्रीन टेक जैसे नए क्षेत्र भी अब युवाओं की पसंद बन रहे हैं। 2025 में भारत के युवा केवल यूजर्स नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों के डेवलपर और निर्माता बन रहे हैं। इससे भारत आने वाले दशकों में सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नवाचार की ग्लोबल लीडरशिप की ओर बढ़ रहा है। 2025 में भारत को लेकर वैश्विक नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। कभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था माने जाने वाला देश अब एक फोकस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसका मुख्य कारण है भारत में लगातार बढ़ रही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की मात्रा, जो न केवल भारत की आर्थिक स्थिरता को दर्शाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती साख का प्रमाण भी है। 2025 की शुरुआत तक भारत में कुल FDI इनफ्लो $100 अरब के पार जा चुका है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। विभिन्न सेक्टर जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव, हेल्थटेक, फिनटेक और ई-कॉमर्स में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। अमेरिका, जापान, UK, UAE, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देश भारत में दीर्घकालिक रणनीति के तहत निवेश कर रहे हैं। टेस्ला, अमेजन, एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट्स, रीजन हब्स और डेटा सेंटर स्थापित किए हैं। इसका असर ये हुआ कि देश में न केवल निवेश आया, बल्कि तकनीक, रोजगार और वैश्विक मान्यता भी मिली। भारत सरकार ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
टैक्स स्ट्रक्चर में पारदर्शिता, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड रिफॉर्म्स और डिजिटल गवर्नेंस ने विदेशियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान बना दिया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने भारत को वैश्विक मंच पर आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत अब केवल मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका निभा रहा है। G20 की अध्यक्षता के बाद भारत को एक सशक्त और निर्णायक वैश्विक नेता के रूप में देखा जाने लगा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ग्लोबल साउथ लीडरशिप पहल ने विकासशील देशों के बीच भारत को एक मार्गदर्शक बना दिया है। इसके साथ ही भारत की रणनीतिक साझेदारी अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूएई जैसे देशों के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। 2025 में भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भारत की पकड़ मजबूत हुई है। भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि इनोवेशन और उत्पादन का सेंटर बन गया है। इससे डॉलर इनफ्लो बढ़ा है और रुपया भी स्थिर हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। इसके साथ ही भारत ने क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वैश्विक विषयों पर भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। अगर हम ग्लोबल निवेशकों की नजर से देखें तो भारत अब चीन का विकल्प चाइना प्लस एक स्ट्रैटेजी बन चुका है। खासतौर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंपनियां अब चीन से बाहर आकर भारत को अपनी वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन मान रही हैं। इसके पीछे भारत की डेमोक्रेसी, युवा जनसंख्या, स्किल्ड लेबर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी विशेषताएं हैं। सारांश में कहें तो 2025 में भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसका रुतबा और सम्मान भी काफी बढ़ गया है। भारत अब केवल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर बन चुका है। 2025 का भारत सिर्फ डिजिटल और आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि रोजगार और स्किल के क्षेत्र में भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है। आज का युवा पारंपरिक सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अपने स्किल्स को मजबूत करके नए जमाने की इंडस्ट्रीज में करियर बना रहा है। और यही भारत को एक नॉलेज और स्किल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद पूरी दुनिया में वर्क कल्चर बदला और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अब कंपनियां केवल डिग्रियों पर नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स, माइंडसेट और डिजिटल एबिलिटी पर ध्यान देती हैं। आईटी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में युवाओं की मांग सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीटेक और ब्लॉकचेन जैसे फील्ड्स भी तेजी से रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के तहत 2025 तक 50 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्लेटफॉर्म्स युवाओं को सर्टिफाइड स्किल ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। आज देश भर में सैकड़ों स्किल सेंटर चालू हैं, जहां युवाओं को इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग मिल रही है। एक और बड़ा बदलाव है गिग इकॉनमी और फ्रीलांस कल्चर का बढ़ना। अब हजारों युवा पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट बेस्ड या फ्रीलांस जॉब्स करके लाखों कमा रहे हैं, वो भी अपने घर से। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, टॉपटल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत के लाखों युवा कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एडिटिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा गिग वर्कफोर्स बनता जा रहा है।
दूसरी ओर महिला भागीदारी भी बढ़ रही है। महिलाओं की संख्या अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीकी, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नेतृत्व में भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में महिला स्टार्टअप फाउंडर की संख्या 2025 तक दोगुनी हो गई है। महिलाएं अब न केवल नौकरी कर रही हैं, बल्कि अपने उद्यम भी खड़ा कर रही हैं। इसके साथ ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता मिशन, भारतनेट और डिजिटल पंचायत जैसे प्रयासों से गांवों में डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीण युवा भी ऑनलाइन जॉब्स, डिजिटल बिजनेस और स्किल आधारित कार्यों से जुड़ पा रहे हैं। एआई और ऑटोमेशन के युग में हालांकि कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन इनके बदले नए रोल्स भी बन रहे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, डेटा एनोटेटर, डिजिटल वर्कफ्लो स्पेशलिस्ट आदि। इसके लिए युवाओं को अपने आप को लगातार रीस्किल और अपस्किल करना आवश्यक है। अब सवाल उठता है, क्या भारत आने वाले समय में अपने युवाओं के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा कर पाएगा? जवाब है हाँ, अगर स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कनेक्टेड एजुकेशन पर निरंतर जोर दिया जाए तो भारत की युवा शक्ति देश को मानव संसाधन की राजधानी बना सकती है। 2025 में भारत का दृष्टिकोण अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की तरफ है। स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा खुद को और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ऐसे में भारत की कार्य संस्कृति न केवल आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी बन रही है। 2025 का भारत एक ऐसी क्रांति से गुजर रहा है जिसने आम आदमी की जेब से लेकर सरकारी नीतियों तक को बदल कर रख दिया है, और ये क्रांति है डिजिटल पेमेंट और फिनटेक इनोवेशन की। जहां कभी चेकबुक और लंबी लाइनें आम थीं, आज वहां क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ी भूमिका निभाई है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने। 2016 में लॉन्च हुए इस सिस्टम ने 2025 आते आते न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी धूम मचा दी है। आज भारत में हर महीने 14 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। गली के ठेले से लेकर बड़े मॉल, किराना स्टोर, बस टिकट, रेलवे, अस्पताल, हर जगह क्यूआर स्कैन करके पेमेंट संभव है। एनपीसीआई और आरबीआई की मिलीजुली नीति ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। 2025 में भारत में 100 से अधिक फिनटेक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जिनमें फोनपे, पेटीएम, रेजरपे, सीआरईडी, ग्रो, जीरोधा, भारतपे और स्लाइस जैसे नाम शामिल हैं। ये कंपनियां न केवल डिजिटल पेमेंट में योगदान दे रही हैं, बल्कि लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट स्कोरिंग जैसी सेवाएं भी डिजिटल रूप से उपलब्ध करा रही हैं। आज एक स्मार्टफोन यूजर कुछ मिनटों में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, सिप चालू कर सकता है या डिजिटल केवाईसी के जरिए लोन ले सकता है, वो भी बिना बैंक जाए। सरकार की ओर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की नीति ने इस क्रांति को और ताकत दी है। आधार, डिजिटल लॉकर, डिगियात्रा और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिनटेक, ई कॉमर्स और ट्रैवल इंडस्ट्री को डिजिटल रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया है। ओएनडीसी के जरिए छोटे दुकानदार भी अब ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पा रहे हैं। आरबीआई ने भी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लॉन्च कर दी है, जिसे डिजिटल रुपी कहा गया। यह डिजिटल रुपया अब भारत के बैंकों, व्यापारी संस्थानों और आम नागरिकों के लिए एक नया, सुरक्षित और तेज पेमेंट विकल्प बन चुका है। इससे न केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी में भी कमी आई है। फिनटेक क्रांति ने फाइनेंशियल इनक्लूजन, वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है।
जिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कभी बैंक नहीं पहुंचते थे, वहां अब मोबाइल बैंकिंग और माइक्रोफिनेंस पहुंच चुका है। महिला स्वयं सहायता समूह, किसान, मजदूर सभी अब डिजिटल पेमेंट, मोबाइल वॉलेट और लघु लोन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल साक्षरता कैंप चलाए हैं, जिससे छोटे व्यापारी, छात्र और बुजुर्ग भी यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसे टूल्स को इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। भारत की इस फिनटेक यात्रा की सबसे खास बात है इसकी स्वदेशी सोच और लो कॉस्ट मॉडल। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की डिजिटल सेवाएं कहीं सस्ती, सहज और भरोसेमंद हैं। यही वजह है कि आज दूसरे देश भारत से फिनटेक मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई ने भारत के यूपीआई से जुड़ना शुरू कर दिया है। अगर यही गति बनी रही तो आने वाले सालों में भारत फिनटेक और डिजिटल पेमेंट का वैश्विक लीडर बन सकता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और सरकार के बीच बनी डिजिटल साझेदारी का। 21वीं सदी के मध्य में भारत सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी टेक्नोलॉजी का मतलब केवल कंप्यूटर और इंटरनेट होता था, अब वह सीमाएं टूट चुकी हैं। आज भारत में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के जरिए भारत का उद्देश्य है एआई फॉर ऑल, यानी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति तक एआई को पहुंचाना। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग करके भारत न केवल समस्याओं का समाधान निकाल रहा है, बल्कि एक स्मार्ट और डेटा संचालित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई अब बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पढ़ाता है और शिक्षक को रियल टाइम एनालिसिस देता है कि कौन सा छात्र कहां पिछड़ रहा है। हेल्थ केयर में एआई आधारित सिस्टम पहले से बीमारी का अंदेशा लगाकर जीवन बचा रहे हैं। कृषि में ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और एआई से किसानों को फसल की जानकारी, उर्वरक की मात्रा और वर्षा की संभावना मिल रही है, जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और लागत भी घट रही है। बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, ओपनएआई और आईबीएम ने भारत में अपने एआई रिसर्च सेंटर खोल दिए हैं। साथ ही भारत के स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं हैं। अब छोटे शहरों से भी एआई आधारित स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, जो स्थानीय भाषाओं में सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे भाषिनी, कृत्रिम, सर्वम एआई और रेवरी आदि। भारत में आज 1,000 से अधिक एआई आधारित स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। एआई आधारित टूल्स जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, गिटहब कोपायलट, कैनवा एआई, 11 लैब्स और रनवे अब आम लोगों की पहुंच में हैं, जिससे कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोडिंग और ऑटोमेशन बहुत आसान हो गया है। भारत के लाखों छात्र, यूट्यूबर, डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स इन टूल्स से समय बचा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य कर पा रहे हैं। साथ ही भारत ने एआई रेगुलेशन की दिशा में भी पहल शुरू कर दी है, क्योंकि जहां एआई के फायदे हैं, वहीं डीप फेक, प्राइवेसी वायलेशन, बायस और जॉब लॉस जैसे खतरे भी हैं। इसीलिए नीति आयोग और मेटवाए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिलकर रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिससे एआई सुरक्षित, पारदर्शी और सबके लिए न्यायपूर्ण बना रहे। एआई के साथ साथ भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, स्पेस टेक और मेटावर्स जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी छलांग लगा रहा है। इसरो ने अब एआई आधारित सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।
आईआईटीज और आईआईटीज में क्वांटम लैब्स और एआई रिसर्च हब बनाए जा रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन और सामर्थ्य जैसे प्रोग्राम्स से भारत का लक्ष्य है तकनीक में आत्मनिर्भर बनना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहना। भारत के युवाओं के लिए यह समय स्वर्णिम है। अब कोडिंग, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन और इनोवेशन जैसी स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोर्सेरा, एडेक्स, एनपीटीईएल और स्किल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों छात्र एआई सीख रहे हैं और अपने करियर को ग्लोबल स्तर पर ले जा रहे हैं। अगर हम इस दिशा में निरंतर निवेश, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट करते रहें तो 2030 तक भारत सिर्फ एआई का उपयोगकर्ता नहीं बल्कि एआई क्रिएटर और निर्यातक राष्ट्र बन सकता है। और यही एआई तकनीक और इनोवेशन आज भारत की रक्षा रणनीति को भी नया आकार दे रहे हैं। आज का भारत सिर्फ युद्ध में गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि डेटा, तकनीक और साइबर इंटेलिजेंस से लड़ाई जीतने की रणनीति बना रहा है। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अब स्मार्ट तकनीक, डिजिटल नेटवर्किंग और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के साथ जोड़ा जा रहा है। डीआरडीओ और हाल जैसे संस्थान अब सिर्फ रक्षा उपकरण ही नहीं बना रहे बल्कि एआई आधारित ड्रोन, कम्युनिकेशन जैमर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी विकसित कर रहे हैं। साल 2023 में लॉन्च हुआ भारत का पहला स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रांत अब आत्मनिर्भर भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक हैं। इसके अलावा भारत ने अपने अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम को भी तेज किया है। अब भारतीय सेना के पास GS-8, 7 जैसे स्पेस बेस्ड मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो युद्ध के समय कम्युनिकेशन, निगरानी और लोकेशन डिटेक्शन का कार्य करते हैं। साथ ही भारत अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक असत भी विकसित कर चुका है जिससे दुश्मन के सैटेलाइट को गिराया जा सकता है। भारत की सुरक्षा नीति अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रही। साइबर अटैक, डेटा चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल युद्ध अब सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। भारत ने अपनी साइबर आर्मी और सर्ट-इन जैसी एजेंसियों को मजबूत किया है जो देश के डिजिटल ढांचे की सुरक्षा करती हैं। 2024 में ही कई विदेशी हैकिंग प्रयासों को भारत ने समय रहते विफल किया और उसका डेटा सुरक्षित रखा। भारत की नौसेना भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरी है। चीन की आक्रामक नीतियों के जवाब में भारत ने क्वाड, इंडो-यूएस डिफेंस अग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया जापान डिफेंस कॉरिडोर जैसे गठबंधनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत का उद्देश्य अब सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखना भी है। डिफेंस में स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ रही है। अब भारत में टाटा, महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और कई छोटे डिफेंस टेक स्टार्टअप ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, ट्रैकिंग सिस्टम और एआई सर्वेलेंस टूल बना रहे हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और भारत ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है। डिजिटल तकनीक से जुड़ी सुरक्षा की बात करें तो भारत ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की शुरुआत की है। इससे हर सरकारी तंत्र, बैंकिंग सिस्टम, रेलवेज, एयरपोर्ट और सेना की कम्युनिकेशन प्रणाली को सिक्योर किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि कोड, वायरस और सर्वर से लड़े जाएंगे। भारत की सुरक्षा नीति अब प्रोएक्टिव हो चुकी है। पहले भारत सिर्फ हमला होने पर जवाब देता था, लेकिन अब भारत पहले से रणनीति बनाता है, सीमाओं पर निगरानी रखता है और आवश्यक तकनीक और हथियार तैनात करता है। रक्षा बजट में भी 2025 में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब कुल बजट का 18% हिस्सा रक्षा पर खर्च हो रहा है, जिसमें से बड़ा हिस्सा आरडी और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए है।
भारत का मकसद है कि 2030 तक न सिर्फ दुनिया के टॉप 3 मिलिट्री ताकतों में शामिल हो, बल्कि आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डिजिटल सिक्योरिटी से लैस हो। 21वीं सदी के इस दौर में भारत ने न केवल घरेलू स्तर पर खुद को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति को सशक्त किया है। एक समय था जब भारत को केवल विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत को वैश्विक शक्ति, रणनीतिक साझेदार और आर्थिक इंजन के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत की विदेश नीति अब केवल नॉन अलाइंड या तटस्थ रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वह अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया के बड़े खिलाड़ियों से सीधे संवाद करता है। भारत ने G20, ब्रिक्स, क्वाड और ASEAN जैसे संगठनों में अपनी भूमिका को सक्रिय और निर्णायक बनाया है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई, जहां भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मंच दिया और डिजिटल समावेश, जलवायु परिवर्तन और हेल्थ केयर पर ठोस एजेंडे रखे। इसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के संतुलन पर ध्यान देता है। भारत की कूटनीतिक नीति अब संतुलन आधारित है। अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए भारत ने एशियाई पड़ोसी देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। वहीं चीन की आक्रामक नीतियों के बीच भारत ने अपनी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई है और क्वाड जैसे संगठन के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। भारत की विदेश नीति में अब वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो है ही, लेकिन अब वह प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स पर आधारित है। अफगानिस्तान संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष जैसे मामलों में भारत ने संयम, समझदारी और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्थिति संभाली। इन सबके बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संबंध और कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखा। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों की मदद कर अपनी छवि को मजबूत किया है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी भारत अब IT, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में निवेश करके अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर न केवल भागीदार बल्कि निर्णायक की भूमिका में है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की दावेदारी हो या जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही, भारत हर स्तर पर अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल शुरू कर यह दिखा दिया है कि वह भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वहीं भारत की सांस्कृतिक कूटनीति भी एक मजबूत आयाम बनकर उभरी है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय खानपान और भाषा, यह सब अब सॉफ्ट पावर के रूप में भारत को एक अलग पहचान दिला रहे हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की वैश्विक मान्यता भारत की इस सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। भारत की आर्थिक ताकत भी उसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रही है। 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह अपने आप में एक संकेत है कि भारत केवल जनसंख्या या भूगोल के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से भी एक वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। जब हम भारत के आज और कल की तस्वीर को देखते हैं, तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि एक विकासशील महाशक्ति बन चुका है। विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य, रक्षा, कूटनीति, डिजिटल इकोनॉमी और सामाजिक सुधार, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ। भारत का अगला लक्ष्य है वर्ष 2047, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का साल, जिसे भारत ने विकसित राष्ट्र के रूप में मनाने का संकल्प लिया है।
विजन 2047 केवल एक सपना नहीं बल्कि एक ठोस योजना है जिसमें भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी बनाना है। इसके तहत सरकार और समाज दोनों का फोकस शिक्षा, रोजगार, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बुनियादी स्तंभों को मजबूत करने पर है। नीति आयोग, विभिन्न मंत्रालय और निजी क्षेत्र मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत हर मोर्चे पर तैयार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या नैतिक नेतृत्व। भारत की युवा पीढ़ी इस परिवर्तन की धुरी बनेगी। आज देश में 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह जनसंख्या अगर शिक्षा, स्किल और रोजगार से सशक्त होगी तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया के लिए भी नेतृत्वकर्ता बन सकेगा। इसी सोच के तहत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। भारत का लक्ष्य अब केवल जीडीपी ग्रोथ नहीं बल्कि समावेशी विकास है जिसमें गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान और हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी नेतृत्व दिखाया है और 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है, जो दर्शाता है कि भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से समझता है। 2047 तक का भारत एक ऐसा भारत होगा जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि विचारों, संस्कृति और तकनीक के माध्यम से दुनिया को दिशा भी देगा। यह वह भारत होगा जहां न केवल हाईटेक शहर होंगे बल्कि आत्मनिर्भर गांव भी होंगे, जहां विज्ञान होगा लेकिन साथ ही मूल्य और संस्कृति भी जीवित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह वह भारत होगा जिसे हम सभी मिलकर बनाएंगे। सरकारें दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हर नागरिक, हर युवा, हर विद्यार्थी, हर उद्यमी मिलकर आगे बढ़ते हैं। विजन 2047 को केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाना होगा, तभी यह सपना साकार होगा। इसलिए आज हमें यह तय करना है कि हम केवल दर्शक बनकर देखेंगे या इस बदलाव के साथी और नेता बनेंगे। भारत अब रुकने वाला नहीं है। यह अब 21वीं सदी की सबसे मजबूत, तेज और टिकाऊ लोकतंत्र की कहानी लिख रहा है और आप इस कहानी का हिस्सा हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को भी मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही दमदार वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।